अस्सलाम वालेकुम। ADP2 ऑडिटिंग का जो आज लेक्चर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना था उसका नाम है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। आप लोगों को ऑडिटिंग का लेक्चर है, ये टॉपिक है। इसको हम लोग सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा लेते हैं जी। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड एवरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल शैल होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब यहाँ पे जो भी पब्लिक कंपनी होती है जो एप्लीकेशंस इशू करती है और उनके अगेंस्ट अपने शेयर अलॉट करती है, उसके लिए वो लाजमी है कि वो एक स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करे और उसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पेश करे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी जिसमें शेयर्स जो है वो की लेन देन होती है, या फिर वो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ये जो है लिमिटेड बाय गारंटी, ये नॉन प्रॉफिट या चैरिटेबल कंपनी होती है। इसमें इनका मुआहदा होता है कि जो प्रॉफिट आएगा कंपनी के लिए वो कोई भी यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो कंपनी की फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम दोबारा से वो रीयूज़ करेंगे। ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल यूज़ होता हो, उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग लाजमी ही कंडक्ट करनी होती है। द मीटिंग इज़ कंडक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 3 months नॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंस ऑफ द बिजनेस दैट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। यहाँ पे वो ये बताते हैं कि जो मीटिंग है, ठीक है, कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसके कम से कम 3 महीने के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के बाद उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिसमें वो रिपोर्ट पेश करेंगे। और रिपोर्ट कौन बनाता है और पेश करता है? ऑडिटर। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ कंडक्टेड जस्ट वन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की पूरी ज़िंदगी में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा पेश की जाती है, इसलिए वो मीटिंग भी सिर्फ एक ही दफ़ा कंडक्ट होती है। रिपोर्ट विच इज़ प्रीपेड बाय द ऑडिटर एंड फॉरवर्डेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द member of company at least 21 days before the date of statutory meeting is called statutory report। यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि मीटिंग जो है, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो रखते हैं, उसमें 21 दिन पहले जो रिपोर्ट है जो ऑडिटर तैयार करता है और डायरेक्टर जो है वो कंपनी के मेंबर्स तक पहुंचा देता है। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले वो वाली रिपोर्ट जो है, यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जिसे ऑडिटर तैयार करता है, वो डायरेक्टर जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स को पहुंचा देता है। आगे इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 157, अ रिपोर्ट विच इज़ प्रीपेड बाय द ऑडिटर, ऐसी रिपोर्ट जिसे ऑडिटर तैयार करता है एंड फॉरवर्डेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो आगे भेजी जाती है, कौन भेजता है? जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे भेज देते हैं टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स ऑफ कंपनी मैंने आपको पहले भी बताया था शेयर होल्डर्स होते हैं। एट लीस्ट 21 days बिफोर द डेट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यानी ऐसी रिपोर्ट जो ऑडिटर तैयार करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन पहले, मीटिंग से 21 दिन पहले कंपनी के मेंबरान को भेज देते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। अब इसके कुछ कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स का मतलब होता है कि इसकी लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें, इस रिपोर्ट में लिस्ट वाइज हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सेक्शन 157 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द कंटेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यानी कंपनी ऑर्डिनेंस का जो है उसका सेक्शन 157 सब सेक्शन 3 जो है वो बताता है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम लोग कौन कौन सी चीज़ जो है वो और बाइंड करते हैं या उसमें ऐड करते हैं और किस किस चीज़ की लिस्ट उसमें शामिल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शुड कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें जो नीचे दिए गए जितने भी कंटेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ किसी को मुख्तस कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो बताते हैं कि जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए और जितने अलॉट किए गए शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने कैश रिसीव किया, और इतने शेयर्स जिनका उन्होंने फ्यूचर में उन्होंने कैश रिसीव करना है, उन सब की जो है डिटेल वो इसमें सबसे पहले लिखी जाती है। इट शुड स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, इसमें सारे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखते हैं, विच आर अलॉटेड जो हमने मुख्तस कर दिए हैं, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदरवाइज देन इन कैश, और ऐसे शेयर्स जो तकसीम हो चुके हैं किसके अगेंस्ट? कैश के अलावा जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी जिनके अगेंस्ट अभी हमें कैश नहीं मिला। फर्दर कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड शुड बी स्पेसिफाइड। अब कंसिडरेशन मतलब यह है कि हमारी फ्यूचर में जितने पैसे हम लोगों ने उन शेयर्स के अगेंस्ट लेने हैं जो हम लोगों ने अलॉट कर दिए हैं, वो भी इसमें मेंशन कर दिए जाते हैं। सेकेंड है रिसीट्स अगेंस्ट शेयर्स। अब जितने शेयर्स हम लोगों ने सेल किए उनके अगेंस्ट जितना हमें कैश रिसीव हुआ वो भी इस रिपोर्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव अगेंस्ट दीज अलॉटेड शेयर शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन दिस रिपोर्ट। समझ आ गई आप लोगों को?
थर्ड पॉइंट है रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में या इस स्टैचूटरी रिपोर्ट बनाने तक जितनी भी प्रॉफिट हैं या जितने भी पैसे या कैश रिसीव किया और जितने उसने पैसे लगाए हैं, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो सारी जो है इस रिपोर्ट में डिटेल से राइट किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स एन अप टू डेट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खुलासा, यानी उसकी ना एक नमूना सा पेश कर देना। इट इंक्लूड्स एन अप टू डेट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी अंडर डिस्टिंक्टिव हेडिंग रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कंपनी विद इन 7 days ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट बनाने से 7 दिन पहले तक की जितनी भी कंपनी की रिसीट्स और पेमेंट्स होती हैं, यानी कैश रिसीव किया होता है या जितने भी उन्होंने एक्सपेंस पे किए होते हैं, वो भी इसमें डिटेल से राइट किए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का 4 पॉइंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी के बनाने के बिल्कुल स्टार्ट में इब्तदाई जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग अपने एक्सपेंसेस करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइक लीगल चार्जेस, जैसे हम लोगों ने कोई लॉयर हायर किया तो उसको जो हम फ़ी पे कर रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिल होते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ किसी को मुख्तस कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो बताते हैं कि जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए और जितने अलॉट किए गए शेयर्स के अगेंस्ट उन्होंने कैश रिसीव किया और इतने शेयर्स जिनका उन्होंने फ्यूचर में उन्होंने कैश रिसीव करना है, उन सब की जो है डिटेल वो इसमें सबसे पहले लिखी जाती है। इट शुड स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, इसमें सारे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखते हैं, विच आर अलॉटेड, जो हमने मुख्तस कर दिए हैं, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदरवाइज देन इन कैश, और ऐसे शेयर्स जो तकसीम हो चुके हैं किसके अगेंस्ट, कैश के अलावा जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, यानी जिनके अगेंस्ट अभी हमें कैश नहीं मिला। फर्दर कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड शुड बी स्पेसिफाइड। अब कंसिडरेशन मतलब यह है कि हमारी फ्यूचर में जितने पैसे हम लोगों ने उन शेयर्स के अगेंस्ट लेने हैं, जो हम लोगों ने अलॉट कर दिए हैं, वो भी इसमें मेंशन कर दिए जाते हैं। सेकंड है रिसीट्स अगेंस्ट शेयर्स। अब जितने शेयर्स हम लोगों ने सेल किए उनके अगेंस्ट जितना हमें कैश रिसीव हुआ वो भी इस रिपोर्ट में हम लोग मेंशन कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव अगेंस्ट दीज अलॉटेड शेयर शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन दिस रिपोर्ट। समझ आ गई आप लोगों को? थर्ड पॉइंट है रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में या इस स्टैचूटरी रिपोर्ट बनाने तक जितनी भी प्रॉफिट हैं या जितने भी पैसे या कैश रिसीव किया और जितने उसने पैसे लगाए हैं, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो सारी जो है इस रिपोर्ट में डिटेल से राइट किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स एन अप टू डेट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खुलासा, यानी उसकी ना एक नमूना सा पेश कर देना। इट इंक्लूड्स एन अप टू डेट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी अंडर डिस्टिंक्टिव हेडिंग रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कंपनी विद इन 7 days ऑफ डेट ऑफ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट बनाने से 7 दिन पहले तक की जितनी भी कंपनी की रिसीट्स और पेमेंट्स होती हैं, यानी कैश रिसीव किया होता है या जितने भी उन्होंने एक्सपेंस पे किए होते हैं, वो भी इसमें डिटेल से राइट किए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का 4 पॉइंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी के बनाने के बिल्कुल स्टार्ट में इब्तदाई जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, जो बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग अपने एक्सपेंसेस करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइक लीगल चार्जेस, जैसे हम लोगों ने कोई लॉयर हायर किया तो उसको जो हम फ़ी पे कर रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में सबसे पहले तो लीगल चार्जेस के बाद आता है प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन, यानी हम लोग जो अपनी कंपनी के जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम्स होते हैं, वो आप लोगों ने पढ़े इससे पहले। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको प्रिंट करने के एक्सपेंसेस, हमारी स्टैम्प्स रजिस्टर, अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के एक्सपेंसेस, और अपनी कंपनी को एडवर्टाइज यानी लोगों तक पहुँचाने के जितने भी हमारे चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, उन पर जो हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, वो हमारे कमीशन ऑन इशू ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, हम डिबेंचर या शेयर जो इशू कर रहे हैं, उसके लिए इंटरमीडियरीज भी हैं जो हमारे जो है 2 पार्टीज़ के दरमियान कनेक्शन करवाती हैं, ठीक है। तो उनको हम लोगों ने कमीशन पे करना होता है, और अगर ब्रोकर है तो ब्रोकरेज पे करना होता है। फिर जितने हम लोगों ने शेयर जो है वो सेल किए हैं उन पे जितना डिस्काउंट दिया है वो भी इसमें मेंशन करना है। जितने भी इनिशियल और प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए जो हमारे एक्सपेंस लगे हैं वो भी हम लोगों ने इसमें लिस्ट बना के जो है मेंशन करने होते हैं। इन ल्यू का मतलब होता है इवज़, ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को सेपरेटली एक एक करके इनका जो है वो डिटेल मेंशन करनी होती है। फिर अब पर्टिकुलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने कौन कौन सी डिटेल्स इसमें राइट करनी है। नेम, फादर नेम,
NIC नंबर, यानी NIC नंबर का मतलब होता है नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर। एड्रेसेस, उनके पते क्या हैं। ऑक्यूपेशन, यानी उनके पेशे क्या हैं। ऑफ डायरेक्शन, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ऑडिटर, लीगल एडवाइज़र ऑफ द कंपनी, यानी जो हमारा लॉयर होगा, शुड बी स्टेटेड इन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद पर्टिकुलर ऑफ चेंजेस इफ एनी, यानी ये सारी डिटेल लिखनी है। और इन डिटेल्स में जहाँ जहाँ जैसे उनका ऑक्यूपेशन चेंज होता है या उनका एड्रेस चेंज होता है, तो वो सारा जो है इसमें वो चेंज जो जो चीज़ें होंगी वो दोबारा इसमें मेंशन करके हम लोगों ने रिकॉर्ड पेश करना होता है। फिर इसके बाद छठा पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी हमारी कंपनी के दूसरी कंपनीज के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डिटेल हमने इसमें या और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ इसमें अटैच करनी होती हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट द मॉडिफिकेशन ऑफ विच, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस ऑफ विच इज़ टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग फॉर द अप्रूवल टुगेदर विद द पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन और प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें जितनी जितनी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, चेंजिंग्स हुई हैं, जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें उसमें ऐड की हैं, वो सारी हमने एक अप्रूवल के लिए मीटिंग में उसको अप्रूव कराने के लिए वो सारी भी सबमिट करवानी होंगी। दीज पर्टिकुलर्स मस्ट इंक्लूड डेट्स ऑफ चेंजेस, और जब जब वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग्स आई हैं, जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर पेमेंट की उन्होंने डेट्स चेंज कर दी, उसको 2-3 मंथ्स और दे दिए, ठीक है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है। तो पूरी कंपनी का इसी तरह निज़ाम चल रहा होता है। तो वो जो जो चेंजेस आती हैं वो भी विद चेंजेस हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना होता है। 7th पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए हम लोगों ने इंश्योरेंस भी करवाई हुई होती है, तो हम लोगों ने कितने जो है रुपीज़ की इंश्योरेंस करवाई हुई है, कितने मंथ्स की है, और अगर वो इंश्योरेंस हमारी कंप्लीट होती है तो क्या सिचुएशन होगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो हमारे साथ क्या सिचुएशन होगी, ये सारी विद रीजंस हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन करना होता है। द एक्सटेंट टू विच अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इन एनी हैज़ बीन कैरीड आउट इफ़ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कैरीड आउट फुली, यानी हम लोगों ने कोई बीमा का जितना हमारा नुकसान है उसको बर्दाश्त करने का, ठीक है, बर्दाश्त करने का हम लोगों ने जो है वो अपना कबूल कर लिया फ़र्ज़, ठीक है। यहाँ पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ नॉट बीन कैरीड आउट एंड द रीज़न देयर ऑफ, वो पूरा नहीं होता और उसकी क्या वजह है वो हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन करना है। ये अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि इंश्योरेंस में जो नुकसान हो उसको कबूल करना, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं एक्सटेंड का मतलब होता है किस हद तक या हद, कि हम किस हद तक इंश्योरेंस में हमें जो नुकसान हो रहा है वो हम कबूल करते हैं। इसी तरह 8 पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, यानी इसमें वो डिटेल भी लिखनी है कि हमने कितना कमीशन दिया और कितना ब्रोकरेज दिया। द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड आर टू बी पेड इन कनेक्शन विद द इशू और सेल ऑफ द शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और ऑफिसर आर टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज़ इन डायरेक्टर, यानी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो खुद डायरेक्टर हो या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को सेक्रेटरी या ऑफिसर को या फिर डायरेक्टर को जब शेयर अलॉट या इशू किए जाते हैं तो उसमें हम लोगों ने कितना कमीशन या ब्रोकरेज पे किया है उसकी भी सारी डिटेल हमने लिखनी होती है। 9 पॉइंट है स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज अफेयर का मतलब ये है कि जितने भी हमारी कंपनी के लेन देन है, ठीक है। अफेयर्स का मतलब होता है लेन देन, कंपनी के लेन देन। कंपनी अफेयर्स सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के स्टार्ट होने तक, एंड द बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग एनी चेंज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड बिजनेस प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के सारे लेन देन उसके स्टार्ट होने के बाद से जितने भी लेन देन हुए हैं वो इंक्लूडिंग का मतलब होता है उसमें शामिल करके जितने भी हमारी उसके उन लेन देन की वजह से हमारी प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई चेंज आता है या शेयर होल्डर के प्रॉफिट में चेंज आता है तो वो सारी चीज़ें विद चेंजेस हम लोगों ने उसमें एक्सप्लेन करनी होती हैं। 10 है ऑडिटर सर्टिफिकेट। The statutory report shall accompanied by a certificate of auditor of the company that the report is corrected and that nothing has been concealed. Concealed का मतलब होता है छुपाना और withheld का मतलब होता है रोकना। withheld का मतलब होता है रोकना in this regard, यानी ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर की गई है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसके साथ ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट जुड़ा होता है जिसमें ऑडिटर ये लिख के साइन कर देता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चीज़ उन्होंने रोकी या छुपाई हुई नहीं है, यानी वो यहाँ पे सबूत दे रहा होता है तो वो उस पर अपने साइन करके इस बात को कंफर्म करता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक कंपनी एज दिस रिपोर्ट इज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड इफ़ द ऑडिटर डज नॉट प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, यानी ये कंपनी की लाइफ टाइम में एक ही दफ़ा मीटिंग हेल्ड होती है और इसमें ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और ये पब्लिक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है। तो अगर जो है ऑडिटर उसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं की तो फिर ये जो मीटिंग है ये भी ऑब्वियसली होल्ड नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है स्पेसिमेन, यानी ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है स्टैट्यूटरी, ये दिखती कैसे है, ये होती कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट होता है जो इस रिपोर्ट के साथ जुड़ा होता है वो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले द डायरेक्टर्स ABC लिमिटेड, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं यहाँ पे दी डायरेक्टर्स ABC लिमिटेड यानी कंपनी का नाम, लाहौर सिटी का नेम। डियर सर्स, we the undersigned being the auditor of the company hereby certify that so much of this report as relates to the shares allotted, the cash received in respect of such shares and the receipts and payments of the company is correct। यहाँ पे अब ऑडिटर ने ये स्टेटमेंट लिखी है कि इस रिपोर्ट में जितनी भी हम लोगों ने कंपनी की रिसीट्स और पेमेंट्स लिखी हैं, जितने शेयर्स उन्होंने लॉट किए और उसके अगेंस्ट जितना उन्होंने कैश रिसीव किया है वो सारा इसमें मेंशन है और वो सारा कुछ क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसने ये स्टेटमेंट लिखी, नीचे उसने प्लेस लिखी, फिर डेट लिखी और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने सिग्नेचर्स कर दिए। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेक्शन 157 सब सेक्शन 5। वो तो था स्पेसिमेन ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट के साथ जुड़ा होता है। अब आ गई हमारी रिपोर्ट, यानी इसको हम लोगों ने कैसे उसके साथ जो है बाइंड करना होता है। सबसे पहले टू द रजिस्ट्रार ऑफ ABC कंपनी लाहौर, ज़ाहिर रजिस्ट्रार को पेश की जाती है। फिर है जेंटलमैन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सितारा केमिकल लिमिटेड ड्यूली सर्टिफाइड टू सेक्शन 157, यानी इन्होंने कंपनी यहाँ पे एज्यूम कर ली सितारा केमिकल लिमिटेड। और नीचे उन्होंने लिखा डेट ऑफ नोटिस ऑफ फोल्डिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग जो उसको फोल्ड करने का जो नोटिस था उसका डेट क्या थी। ठीक है, हेल्ड करने की जो मीटिंग होल्ड होती है उसकी जो है वो डेट क्या थी, डेट ऑफ मीटिंग। और जब मीटिंग कंडक्ट हुई उस दिन क्या डेट थी, प्लेस ऑफ मीटिंग और कौन सी जगह पे जो है मीटिंग हम लोगों ने अरेंज की या कंडक्ट की। सबसे पहले ये चीज़ें लिखने के बाद जो इन्होंने डिटेल लिखनी है वो है शेयर्स अलॉटेड एंड कैश रिसीव्ड, यानी हम लोगों ने कितने शेयर अलॉट किए और उनके अगेंस्ट कितना कैश रिसीव किया। आप लोगों को ये परफॉर्मा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, यानी उसमें हम लोगों ने शेयर्स वगैरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स, यानी कितने शेयर्स हम लोगों ने इशू किए और कितनों के अगेंस्ट हम लोगों ने कैश रिसीव किया। वैल्यू ऑफ़ शेयर्स, उनकी प्राइसेस क्या थी, कैश रिसीव और उनके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव कितना हुआ है। सबसे पहले जैसे उन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा अलॉटमेंट ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू द पेमेंट देयर ऑफ इन कैश, ऐसे शेयर की अलॉटमेंट जिनके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया हो। फिर अगले हम लोगों ने यहाँ पे आगे लिखना है नंबर कितने थे, वो मतलब शेयर्स कितने थे, फिर उनकी कीमत क्या थी, फिर आगे कि उनके अगेंस्ट हमें फिर कितने पैसे रिसीव हुए हैं। सेकेंड सिचुएशन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू पेमेंट अदर देन कैश, ऐसे शेयर्स जिनकी हम लोगों ने पेमेंट करनी हो लेकिन कैश फॉर्म में ना करनी हो। अब जैसे हम लोगों ने शेयर इशू किए हैं तो उसके बदले में हम लोगों ने उनसे शेयर परचेज़ किए हो, यानी शेयर के अगेंस्ट शेयर्स हम लोगों ने कैश जिनके अगेंस्ट पे ना करने हो। और वो कितने शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स में ये लिखेंगे और उनकी मालियत कितनी थी वैल्यू ऑफ शेयर्स में लिखेंगे और उनके अगेंस्ट हम लोगों ने पैसे कितने रिसीव किए। अब कैश यहाँ पे कैश का मामला नहीं है तो यहाँ पे फिर शेयर जो हम लोगों ने इन रिटर्न रिसीव किए होंगे वो लिखेंगे। थर्ड है डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ डैश पर शेयर, यानी एक शेयर पे हम लोगों ने डिस्काउंट कितना दिया है। यहाँ पे रुपीज़ के आगे स्लैश लगी हुई है, यहाँ पे जिस कंपनी ने जितना उस पर डिस्काउंट दिया होगा वो यहाँ पे वो लिखेगा। फिर इसी तरह आगे नंबर ऑफ़ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स और कैश रिसीव्ड लिखेगा। ठीक है, टोटल लिख देगा। यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं और कितनों के अगेंस्ट कितना कैश रिसीव किया है। समझ आ गया आप लोगों को। फिर सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी जितनी हम लोगों ने पेमेंट और रिसीट्स की हैं उनका क्या क्या डिटेल है। एक साइड पे रिसीट्स आ जाएंगी, एक साइड पे पेमेंट्स आ जाएंगी। अब वो उन्होंने बताया है कि रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और पेमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले रिसीट्स देखते हैं। रिसीट्स फ्रॉम शेयर्स, जैसे शेयर्स बेचे तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कितना कैश रिसीव किया। रिसीट्स फ्रॉम डिबेंचर इशू किया तो उनके अगेंस्ट हमने कितना कैश रिसीव किया। लोन्स हम लोगों ने कितने जो है वो लोन लिए हैं, उधार लिए हैं। फिर डिपॉजिट्स हम लोगों ने कितना कैश जो है वो बैंक में जमा करवाया हुआ है। रिसीट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कहीं और भी हम लोगों ने शेयर्स वगैरह दिए थे या कोई चीज़ दी थी उसके अगेंस्ट हमें कैश मिला है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। पेमेंट्स में आते हैं कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर इशू करने के लिए हम लोगों ने किसी एजेंट को कमीशन दिया था वो भी हम इसमें लिखेंगे, हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट है। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के स्टार्ट में हम लोगों ने एक्सपेंस किए थे इब्तदाई, वो हम लिखेंगे। बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड, इतने एक्सपेंस करने के बाद जो हमारे पास जो है बैलेंस रह जाता है वो इसमें मेंशन करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर आइटम्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको करने के बाद हमें उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो रिलेटेड है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी से। इस तरह के हमारे फिक्स्ड एसेट। ठीक है,
अब इन दोनों चीज़ों के हम लोगों ने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है और ये बताना है कि हमारी रिसीट्स कितनी थी, ठीक है, इन 3 माह की या 6 माह की, और हमारी पेमेंट्स कितनी थी। फिर थर्ड था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज एस्टिमेटेड इन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इज़ रुपीज़। अब हमने प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में जितने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे थे उनकी हमने डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पे कुछ उन्होंने जो है परफॉर्मा के तौर पे दिए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी हम उसमें लिखेंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंस लिखेंगे जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिंट करवाया था। लॉ चार्जेस लिखेंगे, यानी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जितना हमने पैसे खर्च किए। फिर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, उसको ज़ाहिर हम लोगों ने अपनी कंपनी को एडवर्टाइज़ करना था, लोगों को शो कराना था, दिखाना था, ताकि वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। पब्लिक कंपनी का तो मकसद ही यही होता है कि वो लोगों को एप्लीकेशंस देता है और अपनी कंपनी में इनवाइट करता है कि वो इन्वेस्ट करें और उनको वो शेयर्स अलॉट करते हैं। फिर है कमीशन ऑन शेयर्स डिबेंचर। अब ज़ाहिर डिबेंचर और शेयर जब हम इशू करते हैं तो उस पर हम लोग अपने एजेंट्स को कमीशन भी देते हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड इसी तरह जो भी मज़ीद एक्सपेंसेस हमारे थे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो सारी हम डिटेल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में राइट करेंगे। नेक्स्ट 4 है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, CEO, सेक्रेटरी, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइज़र, यानी जितने भी हमारी कंपनी के मेंबरान हैं उनके नाम, पते, उनके पेशे और उनकी जितनी भी उनसे रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने उस रिपोर्ट में लाजमी राइट करनी होती हैं। और वो मेंबरान कौन से हैं? डायरेक्टर्स हैं, CEO है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी है, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइज़र जो हमारे लॉयर हैं उनका। सबसे पहले उनके नेम लिखेंगे, फिर एड्रेसेस, फिर ऑक्यूपेशन यानी पेशे, पर्टिकुलर ऑफ चेंजेस, अगर उनकी किसी चीज़ में एड्रेस में चेंज आया है या ऑक्यूपेशन में चेंज आया है तो वो सारा हम लोगों ने पर्टिकुलर ऑफ चेंजेस में लिख के उसको उस रिपोर्ट में पेश करना होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर्स के नाम क्या लिखे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई एंड मिस्टर जी। इसी तरह CEO उन्होंने एक लिखा मिस्टर आई, सेक्रेटरी उन्होंने लिखा मिस्टर एच, ऑडिटर लिखा मिस्टर जे एंड लीगल एडवाइज़र यानी लॉयर लिखा मिस्टर के। इन सब के नाम भी लिखने हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके पते क्या हैं वो भी लिखने हैं। अब इन्होंने आगे ऑक्यूपेशन में लिखा कि किस किस का ऑक्यूपेशन बिजनेस है, और ऑडिटर के आगे उन्होंने लिखा ऑडिट फर्म, यानी ये ऑडिट फर्म का जो है मेंबर है या इसका ये बिज़नेस है। इसी तरह जब इनमें कोई चेंज आता है तो वो सेम इसी अगले ब्लॉक में हम लोगों ने लिख के इस रिपोर्ट के साथ बाइंड करना होता है। अब 5वें नंबर पे इन्होंने क्या लिखना होता है? पर्टिकुलर ऑफ एनी मॉडिफिकेशन विच इज़ टू बी सबमिटेड फॉर इट्स अप्रूवल टुगेदर विद द पर्टिकुलर ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड प्रपोज मॉडिफिकेशन, यानी जितनी भी रिपोर्ट में इनके इस रिपोर्ट को अप्रूव कराने के लिए ऊपर दिए गए सेक्शंस में जितनी जितनी चेंजिंग्स आती हैं वो सारी उसमें हम लोगों ने मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। वो मेंशन होंगी तो हमारी रिपोर्ट क्या होगी? अप्रूव, वरना नहीं होगी। 6 पॉइंट है द डिटेल ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एनी हैव बीन कैरिड आउट, कि यानी अगर हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अगर उसका नुकसान होता है वो को बर्दाश्त करने को हम लोगों ने कबूल किया है तो वो किस हद तक किया है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिटन फॉर्म में पेश करना है। 7 ब्रोकरेज ऑन शेयर्स पेड आर टू बी पेड द कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर्स, यानी अब हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो उसके जो कनेक्शन में यानी उसके साथ जो हम लोगों ने ब्रोकरेज वगैरह पे किया है, ब्रोकर को जो ज़ाहिर 2 पार्टीज़ को मिलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनको हम लोगों ने उनकी फ़ी भी देनी होती है तो वो जितनी दी है वो भी लिखनी है। फिर वी सर्टिफाई दिस रिपोर्ट। अब ये सारी डिटेल लिखने के बाद नीचे ऑडिटर क्या लिखता है? वी सर्टिफाई दिस रिपोर्ट एज़ करेक्ट, कि हम लोग इस रिपोर्ट को क्या कह रहे हैं, क्या हमने इसकी तफ्तीश की कि ये बिल्कुल सही है। एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड इन दिस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं छुपाया गया। तो ये सारी डिटेल लिखने के बाद आप साइन करते हैं। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि 2 डायरेक्टर होते हैं, एक CEO साइन करता है और एक ऑडिटर साइन करता है। सबसे ऊपर जो सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे ऑडिटर साइन करेगा, नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा सेकंड नंबर पे, फिर नीचे 2 कंपनी के कोई भी जो है एक्सपर्ट डायरेक्टर जो हैं वो साइन करेंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ तक टॉपिक था। आप लोगों ने इसको डिटेल में एक दफ़ा जो है रीड कर लेना है और इसको समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। इट हैज़ नॉट बीन कैरीड आउट एंड द रीज़न देयर ऑफ, वो पूरा नहीं होता और उसकी क्या वजह है वो हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन करना है। ये अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि इंश्योरेंस में जो नुकसान हो उसको कबूल करना, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं एक्सटेंड का मतलब होता है किस हद तक या हद, कि हम किस हद तक इंश्योरेंस में हमें जो नुकसान हो रहा है वो हम कबूल करते हैं।
इसी तरह 8 पॉइंट पर्टिकुलर्स ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, यानी इसमें वो डिटेल भी लिखनी है कि हमने कितना कमीशन दिया और कितना ब्रोकरेज दिया। द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड आर टू बी पेड इन कनेक्शन विद द इशू और सेल ऑफ द शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और ऑफिसर आर टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज़ इन डायरेक्टर, यानी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो खुद डायरेक्टर हो या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को, सेक्रेटरी या ऑफिसर को या फिर डायरेक्टर को जब शेयर अलॉट या इशू किए जाते हैं तो उसमें हम लोगों ने कितना कमीशन या ब्रोकरेज पे किया है उसकी भी सारी डिटेल हमने लिखनी होती है। 9 पॉइंट स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज अफेयर का मतलब ये है कि जितने भी हमारी कंपनी के लेन देन है, ठीक है, अफेयर्स का मतलब होता है लेन देन, कंपनी के लेन देन। कंपनी अफेयर्स सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के स्टार्ट होने तक, and the business plan including any change affecting the interest of shareholder and business prospectus of the company, यानी कंपनी के सारे लेन देन उसके स्टार्ट होने के बाद से जितने भी लेन देन हुए हैं वो इंक्लूडिंग का मतलब होता है उसमें शामिल करके जितने भी हमारी उसके उन लेन देन की वजह से हमारी प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई चेंज आता है या शेयर होल्डर के प्रॉफिट में चेंज आता है तो वो सारी चीज़ें विद चेंजेस हम लोगों ने उसमें एक्सप्लेन करनी होती हैं। 10 है ऑडिटर सर्टिफिकेट। The statutory report shall accompanied by a certificate of auditor of the company that the report is corrected and that nothing has been concealed. Concealed का मतलब होता है छुपाना और withheld का मतलब होता है रोकना। withheld का मतलब होता है रोकना in this regard, यानी ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर की गई है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसके साथ ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट जुड़ा होता है जिसमें ऑडिटर ये लिख के साइन कर देता है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चीज़ उन्होंने रोकी या छुपाई हुई नहीं है, यानी वो यहाँ पे सबूत दे रहा होता है तो वो उस पर अपने साइन करके इस बात को कंफर्म करता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक कंपनी एज दिस रिपोर्ट इज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड इफ़ द ऑडिटर डज नॉट प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, यानी ये कंपनी की लाइफ टाइम में एक ही दफ़ा मीटिंग हेल्ड होती है और इसमें ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और ये पब्लिक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है। तो अगर जो है ऑडिटर उसने ये रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं की तो फिर ये जो मीटिंग है ये भी ऑब्वियसली होल्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिमेन, यानी ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है स्टैट्यूटरी, ये दिखती कैसे है, ये होती कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट होता है जो इस रिपोर्ट के साथ जुड़ा होता है वो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले द डायरेक्टर्स ABC लिमिटेड, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं यहाँ पे दी डायरेक्टर्स ABC लिमिटेड यानी कंपनी का नाम, लाहौर सिटी का नेम। डियर सर्स, we the undersigned being the auditor of the company hereby certify that so much of this report as relates to the shares allotted, the cash received in respect of such shares and the receipts and payments of the company is correct। ये है कि इस रिपोर्ट में जितनी भी हम लोगों ने कंपनी की रिसीट्स और पेमेंट्स लिखी हैं, जितने शेयर्स उन्होंने लॉट किए और उसके अगेंस्ट जितना उन्होंने कैश रिसीव किया है वो सारा इसमें मेंशन है और वो सारा कुछ क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसने ये स्टेटमेंट लिखी, नीचे उसने प्लेस लिखी, फिर डेट लिखी और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने सिग्नेचर्स कर दिए। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेक्शन 157 सब सेक्शन 5। वो तो था स्पेसिमेन ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट के साथ जुड़ा होता है। अब आ गई हमारी रिपोर्ट, यानी इसको हम लोगों ने कैसे उसके साथ जो है बाइंड करना होता है। सबसे पहले टू द रजिस्ट्रार ऑफ ABC कंपनी लाहौर, ज़ाहिर रजिस्ट्रार को पेश की जाती है। फिर है जेंटलमैन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सितारा केमिकल लिमिटेड ड्यूली सर्टिफाइड टू सेक्शन 157, यानी इन्होंने कंपनी जहाँ पे एज्यूम कर ली सितारा केमिकल लिमिटेड और नीचे उन्होंने लिखा डेट ऑफ नोटिस ऑफ फोल्डिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग जो उसको फोल्ड करने का जो नोटिस था उसका डेट क्या थी। ठीक है, हेल्ड करने की जो मीटिंग होल्ड होती है उसकी जो है वो डेट क्या थी, डेट ऑफ मीटिंग, और जब मीटिंग कंडक्ट हुई उस दिन क्या डेट थी, प्लेस ऑफ मीटिंग और कौन सी जगह पे जो है मीटिंग हम लोगों ने अरेंज की या कंडक्ट की। सबसे पहले ये चीज़ें लिखने के बाद जो इन्होंने डिटेल लिखनी है वो है शेयर्स अलॉटेड एंड कैश रिसीव्ड, यानी हम लोगों ने कितने शेयर अलॉट किए और उनके अगेंस्ट कितना कैश रिसीव किया। आप लोगों को ये परफॉर्मा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, यानी उसमें हम लोगों ने शेयर्स वगैरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स, यानी कितने शेयर्स हम लोगों ने इशू किए और कितनों के अगेंस्ट हम लोगों ने कैश रिसीव किया। वैल्यू ऑफ़ शेयर्स, उनकी प्राइसेस क्या थी, कैश रिसीव और उनके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव कितना हुआ है। सबसे पहले जैसे उन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा अलॉटमेंट ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू द पेमेंट देयर ऑफ इन कैश, ऐसे शेयर की अलॉटमेंट जिनके अगेंस्ट हमें कैश मिल गया हो।
फिर अगले हम लोगों ने यहाँ पे आगे लिखना है नंबर कितने थे, वो मतलब शेयर्स कितने थे, फिर उनकी कीमत क्या थी, फिर आगे कि उनके अगेंस्ट हमें फिर कितने पैसे रिसीव हुए हैं। सेकंड सिचुएशन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू पेमेंट अदर देन कैश। ऐसे शेयर्स जिनकी हम लोगों ने पेमेंट करनी हो लेकिन कैश फॉर्म में ना करनी हो। अब जैसे हम लोगों ने शेयर इशू किए हैं तो उसके बदले में हम लोगों ने उनसे शेयर परचेज़ किए हो, यानी शेयर के अगेंस्ट शेयर्स हम लोगों ने कैश जिनके अगेंस्ट पे ना करने हो, और वो कितने शेयर्स होंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स में ये लिखेंगे, और उनकी मालियत कितनी थी वैल्यू ऑफ शेयर्स में लिखेंगे, और उनके अगेंस्ट हम लोगों ने पैसे कितने रिसीव किए। अब कैश यहाँ पे कैश का मामला नहीं है तो यहाँ पे फिर शेयर जो हम लोगों ने इन रिटर्न रिसीव किए होंगे वो लिखेंगे। थर्ड है डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ डैश पर शेयर, यानी एक शेयर पे हम लोगों ने डिस्काउंट कितना दिया है। यहाँ पे रुपीज़ के आगे स्लैश लगी हुई है, यहाँ पे जिस कंपनी ने जितना उस पर डिस्काउंट दिया होगा वो यहाँ पे वो लिखेगा। फिर इसी तरह आगे नंबर ऑफ़ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स और कैश रिसीव्ड लिखेगा। ठीक है, टोटल लिख देगा। यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं और कितनों के अगेंस्ट कितना कैश रिसीव किया है। समझ आ गया आप लोगों को। फिर सेकंड जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी जितनी हम लोगों ने पेमेंट और रिसीट्स की हैं उनका क्या क्या डिटेल है। एक साइड पे रिसीट्स आ जाएंगी, एक साइड पे पेमेंट्स आ जाएंगी। अब वो उन्होंने बताया है कि रिसीट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और पेमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले रिसीट्स देखते हैं। रिसीट्स फ्रॉम शेयर्स, जैसे शेयर्स बेचे तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कितना कैश रिसीव किया। रिसीट्स फ्रॉम डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया तो उनके अगेंस्ट हमने कितना कैश रिसीव किया। लोन्स हम लोगों ने कितने जो है वो लोन लिए हैं, उधार लिए हैं। फिर डिपॉजिट्स हम लोगों ने कितना कैश जो है वो बैंक में जमा करवाया हुआ है। रिसीट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर कहीं और भी हम लोगों ने शेयर्स वगैरह दिए थे या कोई चीज़ दी थी उसके अगेंस्ट हमें कैश मिला है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। पेमेंट्स में आते हैं कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर इशू करने के लिए हम लोगों ने किसी एजेंट को कमीशन दिया था वो भी हम इसमें लिखेंगे, हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट है। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के स्टार्ट में हम लोगों ने एक्सपेंस किए थे इब्तदाई, वो हम लिखेंगे। बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड, इतने एक्सपेंस करने के बाद जो हमारे पास जो है बैलेंस रह जाता है वो इसमें मेंशन करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर आइटम्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको करने के बाद हमें उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो रिलेटेड है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी से। इस तरह के हमारे फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों के हम लोगों ने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है और ये बताना है कि हमारी रिसीट्स कितनी थी। ठीक है, इन 3 माह की या 6 माह की, और हमारी पेमेंट्स कितनी थी। फिर थर्ड था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज एस्टिमेटेड इन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इज़ रुपीज़। अब हमने प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में जितने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे थे उनकी हमने डिटेल देनी है। जैसे यहाँ पे कुछ उन्होंने जो है परफॉर्मा के तौर पे दिए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी हम उसमें लिखेंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंस लिखेंगे जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिंट करवाया था। लॉ चार्जेस लिखेंगे, यानी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जितना हमने पैसे खर्च किए। फिर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, उसको ज़ाहिर हम लोगों ने अपनी कंपनी को एडवर्टाइज़ करना था, लोगों को शो कराना था, दिखाना था ताकि वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, पब्लिक कंपनी का तो मकसद ही यही होता है कि वो लोगों को एप्लीकेशंस देता है और अपनी कंपनी में इनवाइट करता है कि वो इन्वेस्ट करें और उनको वो शेयर्स अलॉट करते हैं। फिर है कमीशन ऑन शेयर्स डिबेंचर। अब ज़ाहिर डिबेंचर और शेयर जब हम इशू करते हैं तो उस पर हम लोग अपने एजेंट्स को कमीशन भी देते हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड इसी तरह जो भी मज़ीद एक्सपेंसेस हमारे थे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो सारी हम डिटेल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में राइट करेंगे। नेक्स्ट 4 है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सेक्रेटरी, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइज़र, यानी जितने भी हमारी कंपनी के मेंबरान हैं उनके नाम, पते, उनके पेशे और उनकी जितनी भी उनसे रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने उस रिपोर्ट में लाजमी राइट करनी होती हैं। और वो मेंबरान कौन से हैं? डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी है, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइज़र जो हमारे लॉयर हैं उनका। सबसे पहले उनके नेम लिखेंगे, फिर एड्रेसेस, फिर ऑक्यूपेशन यानी पेशे, पर्टिकुलर ऑफ चेंजेस, अगर उनकी किसी चीज़ में एड्रेस में चेंज आया है या ऑक्यूपेशन में चेंज आया है तो वो सारा हम लोगों ने पर्टिकुलर ऑफ चेंजेस में लिख के उसको उस रिपोर्ट में पेश करना होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर्स के नाम क्या लिखे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई एंड मिस्टर जी। इसी तरह सीईओ उन्होंने एक लिखा मिस्टर आई, सेक्रेटरी उन्होंने लिखा मिस्टर एच, ऑडिटर लिखा मिस्टर जे एंड लीगल एडवाइज़र यानी लॉयर लिखा मिस्टर के। इन सब के नाम भी लिखने हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके पते क्या हैं वो भी लिखने हैं। अब इन्होंने आगे ऑक्यूपेशन में लिखा कि किस किस का ऑक्यूपेशन बिजनेस है, और ऑडिटर के आगे उन्होंने लिखा ऑडिट फर्म, यानी ये ऑडिट फर्म का जो है मेंबर है या इसका ये बिज़नेस है। इसी तरह जब इनमें कोई चेंज आता है तो वो सेम इसी अगले ब्लॉक में हम लोगों ने लिख के इस रिपोर्ट के साथ बाइंड करना होता है।
अब 5वें नंबर पे इन्होंने क्या लिखना होता है, पर्टिकुलर ऑफ एनी मॉडिफिकेशन विच इज़ टू बी सबमिटेड फॉर इट्स अप्रूवल टुगेदर विद द पर्टिकुलर ऑफ द दिए गए सेक्शंस में जितनी जितनी चेंजिंग्स आती हैं वो सारी उसमें हम लोगों ने मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, वो मेंशन होंगी तो हमारी रिपोर्ट क्या होगी, अप्रूव, वरना नहीं होगी। 6 पॉइंट है द डिटेल ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एनी हैव बीन कैरिड आउट, कि यानी अगर हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अगर उसका नुकसान होता है वो को बर्दाश्त करने को हम लोगों ने कबूल किया है तो वो किस हद तक किया है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिटन फॉर्म में पेश करना है। 7 ब्रोकरेज ऑन शेयर्स पेड आर टू बी पेड द कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर्स, यानी अब हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो उसके जो कनेक्शन में यानी उसके साथ जो हम लोगों ने ब्रोकरेज वगैरह पे किया है, ब्रोकर को जो ज़ाहिर दो पार्टीज़ को मिलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनको हम लोगों ने उनकी फ़ी भी देनी होती है, तो वो जितनी दी है वो भी लिखनी है। फिर वी सर्टिफाई दिस रिपोर्ट, अब ये सारी डिटेल लिखने के बाद नीचे ऑडिटर क्या लिखता है, वी सर्टिफाई दिस रिपोर्ट एज़ करेक्ट, कि हम लोग इस रिपोर्ट को क्या कह रहे हैं, क्या हमने इसकी तफ्तीश की कि ये बिल्कुल सही है, एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड इन दिस रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं छुपाया गया। तो ये सारी डिटेल लिखने के बाद आप साइन करते हैं। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि 2 डायरेक्टर होते हैं, एक CEO साइन करता है और एक ऑडिटर साइन करता है। सबसे ऊपर जो सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पे ऑडिटर साइन करेगा, नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेगा सेकंड नंबर पे, फिर नीचे 2 कंपनी के कोई भी जो है एक्सपर्ट डायरेक्टर जो हैं वो साइन करेंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ तक टॉपिक था। आप लोगों ने इसको डिटेल में एक दफ़ा जो है रीड कर लेना है और इसको समझ लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।